नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और आज का हमारा नया बिंदु है पृथ्वीराज रासो। आज हम पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक एक बिंदु को इस तरह से तैयार करवा दिया जाएगा कि न तो आपने आज तक ऐसी क्लास कभी पढ़ी होगी और न कभी ऐसी सुनी होगी। बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो और चाहे राम स्वरूप चतुर्वेदी हो या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त हो। कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, इसी क्लास में याद करवाया जाएगा। और ये जब क्लास पूरी हो जाए और याद हो जाए ना तो कमेंट कर देना, ठीक है ना, कंजूसी मत करना, ये कमेंट कर देना कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया है वो याद हो गया है, इस क्लास को छोड़ने से पहले याद हो गया है। और इतनी सरल भाषा में इतना बड़ा संग्रह, इतनी सरल भाषा में एक पेज पर करवा दूंगा। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो बिसलदेव रासो देख लेना, ठीक है ना। एक पेज पर जितने सभी हिंदी साहित्य के इतिहासों से जो सामग्री इकट्ठी करके करवाई गई है सिर्फ एक पेज पर, उसी तरह से पृथ्वीराज रासो भी एक ही पेज पर करवा दिया जाएगा। चलते हैं, चाहे वो प्रमाणिकता है चाहे वो अप्रमाणिकता है। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से कवि हैं, अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से कवि हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं और मुक्तक काव्य मानने वाले कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है, पृथ्वीराज रासो की शैली कैसी है, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो की कहानी क्या है, कौन था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें जो है वो क्लियर होने वाली है। इनके बारे में जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी भाषा के बारे में क्या कहते हैं, इसकी शैली के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इसकी भाषा के बारे में क्या कहते हैं, इसकी शैली के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के बारे में क्या कहते हैं और शुक्ल क्या कहते हैं और गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं और गारसादा तासी क्या कहते हैं, बच्चन सिंह क्या कहते हैं, ये राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, सारी बातें एक एक करके कर दी जाएंगी क्लियर। ये ऑफर है, ज़्यादा मैं बता नहीं, इसका ऑफर निकले हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं आप तो लोगों तक सूचना नहीं पहुँचा। इसका 199 रुपये में टेस्ट सीरीज है, जिसने भी लेना हो वो खरीद सकता है। फिर शायद 199 रुपये वाला अवसर आपको न मिले, ठीक है ना। पूरा पाठ्यक्रम रहेगा, ये क्लास देख के फिर देख लेना। ऐप जरूर डाउनलोड करना। ये पीडीएफ पिछली बिसलदेव रासो की जो पीडीएफ थी पूरी की पूरी पीडीएफ इस पर ऐप पर संकुल मार्गदर्शन जो ऐप है उस पर पहुंच चुकी है, ठीक है ना। और ये पीडीएफ भी वहां आपको मिल जाएगी। पृथ्वीराज रासो, चलते हैं पृथ्वीराज रासो, बात करते हैं हम पृथ्वीराज रासो की। तो शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है ना। और ये जो संवत है ये किसका है, ये है चंद्रबरदाई का संवत है। चंद्रबरदाई की हम बात करते हैं तो ये जो आज का जो बिंदु है प्यारे बच्चों, आज का जो बिंदु है वो है चंद्रबरदाई का। हमारे जो हिंदी व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसमें विशेष रूप से नरपति नालय, या हम यूं कहें कि नरपति नालय का बिसलदेव रासो और दूसरा मैं बात करूं तो चंद्रबरदाई, या मैं बात करूं तो पृथ्वीराज रासो विशेष रूप से लगे हुए। इनके बारे में जितनी भी सामग्री, जितनी भी प्रमाणिक अप्रमाणिक जानकारी आपको उपलब्ध होती है आपने याद करनी होती है। इसमें जो ये दे रखा है ये ध्यान रख लेना, आपके पास पीडीएफ आएगी तो इसी पीपीटी की पीडीएफ आएगी। थोड़ा सा ये जो काल दे रखा है ये इसका संवत 1225 से 1249, ये संवत जो है ये चंद्रबरदाई का काल है, चंद्रबरदाई का काल है। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार छोड़ा था, ऐसी जो है धारणाएं चल रही है, ऐसी पृथ्वीराज रासो में, ऐसा ही पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। और इसके अनुसार जो है
वो जो 1192 वाला तृतीय विश्व युद्ध है वो इसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार वो 1101 ईस्वी में हुआ माना जाता है। शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठों, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आप सभी के प्रिय शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का, कितने पृष्ठों का? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो 69 समय अर्थात सर्ग या अध्याय जिसे हम कहते हैं 69 समय में विभाजित है। और ऐसा कहा जाता है कि जो 69 समय है उसमें से 59 समय, कितने समय प्यारे बच्चों? 59 समय जो थे वो किसने लिखे थे? वो लिखे थे चंद्रबरदाई ने। किसने लिखे थे? चंद्रबरदाई ने। और जो 10 समय है वो किसने लिखे थे? चंद्रबरदाई के पुत्र जज्जल ने। किसने लिखे थे? जज्जल ने जो है 10 समय जो है जलहण ने, जज्जल नहीं है ये, 10 समय जो है वो किसने लिखे थे? जलहण ने लिखे थे। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। रासो के अनुसार अजमेर के शासक अरुणराज के पुत्र थे सोमेश्वर। ठीक है ना। रासो के अनुसार बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अजमेर को बसाने वाले कौन थे? अजयराज। कौन थे? अजयराज। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अजयराज के पुत्र कौन थे? अरुणोराज, जिन्होंने अन्ना सागर झील बनाई थी, अरुणोराज के जो है 3 पुत्र थे। कौन कौन से? विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। ठीक है ना। एक और थे, वो महत्व भी नहीं है, उनसे अपने कोई लेना देना भी नहीं है। एक और थे, 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में से जो सोमेश्वर थे, ठीक है ना, जो सोमेश्वर थे, इनकी कहानी, क्योंकि इनके पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। इन सोमेश्वर के पुत्र जो है पृथ्वीराज चौहान थे। अब पृथ्वीराज चौहान की क्या कहानी थी कि इधर जो दिल्ली के शासक थे वो थे अनंगपाल। दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम क्या था? अनंगपाल। दिल्ली के शासक थे अनंगपाल। इनकी 2 पुत्रियां थी। इनकी क्या थी? 2 पुत्रियां थी। ठीक है ना। क्या नाम था? एक का नाम था कमला और दूसरी का नाम था सुंदरी। एक का नाम था कमला और दूसरी का नाम था सुंदरी। जो कमला का विवाह किसके साथ हुआ था? सोमेश्वर के साथ। किसके साथ हुआ था? सोमेश्वर के साथ। और इन्हीं सोमेश्वर का जो पुत्र था वो था पृथ्वीराज चौहान। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि उसको जयचंद ने बुलाया था। अब ये जयचंद कौन है? क्योंकि एक जो है कन्नौज के शासक थे विजयपाल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अपने महत्व नहीं है लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है विजयपाल थे, उनके बेटे थे जयचंद। कन्नौज के शासक थे विजयपाल। ठीक है ना। अब विजयपाल का विवाह किसके साथ हुआ था? सुंदरी के साथ। और इनसे किनका जन्म हुआ था? इनसे जन्म हुआ था जयचंद का। किनका जन्म हुआ था? जयचंद का। अब इधर जयचंद और इधर पृथ्वीराज चौहान, किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। दोनों किसके हुए? अनंगपाल के नाती हुए। अनंगपाल इनके नाना जी हुए। अब अनंगपाल जी के कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया। ऐसा पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है। ऐसा पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल ने गोद ले लिया था। किसने? अनंगपाल ने गोद ले लिया था। यह बात जयचंद को अच्छी नहीं लगी तो इन दोनों की उसी दिन से बननी बंद हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जयचंद जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं
और वहाँ और साथ में वो जयचंद की जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। ठीक है ना। वैसे इसमें पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है। कितने विवाहों का? 14 विवाहों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है। संयोगिता थी जयचंद की पुत्री। जयचंद ने साथ में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, साथ में संयोगिता का जो है स्वयंवर भी रखवाया था। तो वहां जितने भी राजा आए और वहां पर क्या द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा दी थी। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान पहले से ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन इस दौरान संयोगिता क्या करती है कि वो प्रेम तो करती है पृथ्वीराज चौहान से, वो क्या करती है कि जो द्वारपाल की जो मूर्ति बनी होती है पृथ्वीराज चौहान की, उसको माला पहना देती है, उसको माला पहना देती है। यह बात जो है जयचंद को पसंद नहीं आती और जयचंद क्या है, जयचंद क्या करता है, जयचंद जो है संयोगिता को किसी किले में कैद कर देता है और फिर पृथ्वीराज चौहान जो आता है उसे छुड़ा ले जाता है और उसके साथ गंधर्व विवाह करता है। अब ये सी जो कहानियां हैं पृथ्वीराज चौहान में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयों की, विवाह के लिए पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे युद्धों का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है पृथ्वीराज चौहान में। यह पृथ्वीराज चौहान की छोटी सी कहानी थी। चलते हैं आगे। चंद्रबरदाई के 2 पत्नियां थी, कमला और गौरी। गौरी से प्रेरित होकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये चंद्रबरदाई है हमारे। चलते हैं चंद्रबरदाई के आगे। चंद्रबरदाई के 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी राजाबाई। 10 पुत्र थे, ठीक है ना। जब पीडीएफ आए थोड़ा देख लेना, ये सजाबाई दे रखा है, सजाबाई नहीं है, ये राजाबाई है, ठीक है ना। राजाबाई थी। कैमासवध, कैमासवध पृथ्वीराज का योग्य मंत्री कैमास, जो एक दासी पर अनुरक्त था, एक छोटे से अपराध में उसका वध कर दिया। पृथ्वीराज का योग्य मंत्री कैमास, कैमास नाम का पृथ्वीराज का एक योग्य मंत्री था, लेकिन एक दासी से अनुरक्त था, एक दासी से अनुरक्त था और इस छोटे से अपराध में उसका पृथ्वीराज चौहान ने वध कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो ऐसे कार्य थे उन्हीं की वजह से अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा था। कि इस तरह से देखा नहीं जाता था कि न्याय अन्याय के चक्कर में देखा नहीं जाता था कि कौन योग्य है कौन नहीं योग्य। मतलब राजा को ये देखना पड़ता है कि मंत्री या जो सेना है, सेना के अंदर कौन किस योग्य है, ठीक है ना। हर किसी को हर किसी अपराध के लिए एक जैसी सजाएं नहीं दी जा सकती थी, उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये छोटी सी बात पर इतनी बड़ी सजा दे दी गई थी। इस तरह से बहुत से जो सेना नायक थे उनको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मार दिया गया था। पृथ्वीराज की 3 पत्नियां थी, इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता, ऐसा जिक्र आया है। वैसे इनके 16 विवाहों का इनके 3 के नाम आए, इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता। पृथ्वीराज रासो के संस्करण, पृथ्वीराज रासो के संस्करण की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के जो है 4 संस्करण निकले थे। पहला संस्करण जो था नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। पहला संस्करण जो है 1585 ईस्वी में, कब? 1585 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। उसका संपादन जो है श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने किया था और 16,306 छंद थे उसमें। कितने छंद थे? 16,306 छंद थे और पूरे 69 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? पूरे 69 अध्याय थे, 16,306 छंद। कहाँ से हुआ था वो? नागरी प्रचारणी सभा काशी से संपादित हुआ था 1585 ईस्वी में। आपने याद रखना है कि प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित हुआ था 1585 में, जिसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। हस्तलिखित प्रति कहाँ सुरक्षित है? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस संग्रहालय में क्या है? इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद है, ठीक है। द्वितीय संस्करण जो है, ये ध्यान रख लेना, एवं बीकानेर यहां नहीं है, ये एवं बीकानेर यहां है इसमें, ठीक है ना। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद है। द्वितीय संस्करण में कितने छंद है? 7,000 छंद है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ। इसकी प्रतियां जो है वो अभोर में सुरक्षित है। कहां? अभोर व बीकानेर। कहां सुरक्षित है? अभोर व बीकानेर में सुरक्षित है। यह 17वीं शताब्दी की लिखी है। ये जो है 17वीं शताब्दी की या 17वीं शताब्दी में
ये जो है लिखी हुई मानी जाती है। 7000 छंद है द्वितीय संस्करण में। जो संस्करण है ये 17वीं शताब्दी में सामने आया था, जो भी है, ठीक है ना, ये 1585 में आया था। तृतीय संस्करण जिसे लघु संस्करण कहा जाता है, इसमें क्या है, 19 खंड है और 3500 छंद है। कितने छंद है, 3500 छंद। इसका संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां कहाँ है, बीकानेर में सुरक्षित है, ठीक है ना। चौथा संस्करण जो है सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें केवल 1300 छंद है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रसो माना है, इसे ही मूल रसो माना है। हम बात करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ कि संस्करण जो पहला है, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है पहले का 1585 है और कितने छंद है, 16306 छंद है। कितने समय है, 69 समय है, ठीक है ना। और कहाँ सुरक्षित है, ये उदयपुर में सुरक्षित है। किसके द्वारा प्रकाशित है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित संपादित है, ठीक है ना। 2 नंबर पर जो है, 2 नंबर पर 17वीं शताब्दी, ठीक है ना, कितने छंद है, 7000 छंद है, ठीक है ना। प्रकाशित संपादित प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित है, ठीक है ना। और बात करें कहाँ सुरक्षित है, तो ये अबोहर और बीकानेर में। कहाँ है, अबोहर और बीकानेर में। तीसरे संस्करण की बात करें तो इसमें कितने हैं, ये इसके सन का कुछ पता नहीं है, इसमें 3500 छंद है। कितने छंद है, 3500 छंद। ये कहाँ सुरक्षित है, ये बीकानेर में सुरक्षित है। कहाँ है, बीकानेर में। और इसमें क्या है, 19 खंड है। कितने खंड है, 19 खंड। चौथे की बात करें तो इसमें कितने हैं, 1300 छंद है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही जो है प्रमाणिक संस्करण माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही प्रमाणिक संस्करण माना है। बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो इसके पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें संस्करण, फिर हम ले लेते हैं सन, फिर हम ले लेते हैं संपादन, ठीक है ना, और फिर हम ले लेते हैं सुरक्षित, ठीक है ना। एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट मारने में आपको आसानी रहेगी। पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, क्या है, पृथ्वीराज रासो। सॉरी, बात करें संस्करण की, बात किसकी करें, बात करते हैं संस्करण की। संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण कब, 1585 ईस्वी। प्रथम संस्करण 1585 ईस्वी। कितने छंद है, 16,306। कितने छंद है, 16,306 छंद। क्या है ये, 2 नंबर पर सन, फिर क्या है, 3 नंबर पर छंद। 16,306 छंद। कितने समय है, 69 समय। कितना समय है, 69 समय है। ठीक है, फिर क्या है, सुरक्षित कहां है, सुरक्षित कहां सुरक्षित है, ये जो है उदयपुर में। कहां है,
उदयपुर में ये सुरक्षित है। संस्करण, प्रथम संस्करण 1585 ईस्वी में 16,306 छंद है, 69 समय है और उदयपुर में ये सुरक्षित है। और कोई बात है तो इसमें जो समय है किसके द्वारा संपादित है, ये प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन। एक बात और है, प्रकाशन, प्रकाशन की बात करें प्रकाशन की बात करते हैं तो किसके द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और क्या है, अध्याय। एक बात और आ जाती है इसमें, अध्याय जो हम पहले पढ़कर नहीं गए हैं, बहुत कम जगह ये चीजें मिलेंगी। अध्याय किसमें है, अध्याय इसके हैं, समय भी है और प्रस्ताव भी है। जैसे 69 समय दे रखा ना, तो केवल समय नहीं है, समय भी है और प्रस्ताव भी है, समय भी है और प्रस्ताव भी है, दोनों के अंदर है। इसके अध्यायों के जो नाम है वो समय में भी है और प्रस्ताव भी है। बात करते हैं दूसरे संस्करण की, बात करते हैं हम दूसरे संस्करण की, तो इसका क्या बताया गया है, 17वीं शताब्दी बताया गया है। ठीक है ना, 17वीं शताब्दी बताया गया है। कितने छंद है इसमें, 7,000 छंद है। कितने छंद है, 7,000 छंद। समय का कुछ भी पता नहीं है। सुरक्षित की बात करें तो बीकानेर, बीकेन और आबोहर, ठीक है ना, बीकानेर और आबोहर में सुरक्षित है, अप्रकाशित है। प्रकाशन की बात करें तो अप्रकाशित है। और अध्याय की बात करें, अध्याय की बात करें तो केवल प्रस्ताव है। दूसरे संस्करण में क्या है, समय नहीं है, दूसरे संस्करण में क्या है, प्रस्ताव है। अब हम बात करते हैं तीसरे संस्करण की। तीसरे संस्करण की बात करें तो किस सन का है, हमें कुछ भी पता नहीं है। छंद की बात करें तो इसमें कितने छंद है, 3500 छंद है। खंड की बात करें तो उसमें 19 खंड है। ठीक है ना, कहां सुरक्षित है, तो बीकेएन अर्थात बीकानेर में सुरक्षित है। प्रकाशित, ये इसके प्रकाशन के बारे में कुछ भी ध्यान में नहीं है। और ये जो है, ये प्रस्ताव की जगह ये किस में है, ये खंड में है। ये क्या है, सभी मतलब समय में विभाजित नहीं है। अगर पूछा जाए कि नागरी प्रचारणी सभा का जो दूसरा संस्करण है तो वो किस में विभाजित है, तो वो समय में नहीं है, वो क्या है, प्रस्ताव में है। नागरी प्रचारणी सभा का तीसरा जो संस्करण है वो किस में विभाजित है, तो वो खंडों में विभाजित है, समय में नहीं है। और हम बात करें नागरी प्रचारणी सभा के सबसे छोटे संस्करण, ठीक है ना, चौथे संस्करण की, तो वो खंडों में विभाजित ही नहीं है, न समय में विभाजित है, वो सीधा ही है। बात करते हैं हम चौथे संस्करण की, बात करते हैं हम चौथे संस्करण की, तो उसमें कितने छंद है, केवल 1300 छंद है। कितने छंद है, 1300 छंद है। खंडों की बात करें तो नहीं, और बात करें सुरक्षित की तो कहीं नहीं है। प्रकाशित की बात करें तो अप्रकाशित है। और किसमें, अध्याय की बात करें तो अध्याय में विभाजित नहीं है। ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये एक हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या आता है कि रासों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता। रासों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता, रासों की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के बारे में बात कर लेते हैं कि इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि इनमें से प्रमाणिक संस्करण कौन सा है। यह भी विवाद है कि पृथ्वी रासों को एक जाली ग्रंथ कहा जाए या नहीं कहा जाए। ठीक है ना। अप्रमाणिकता के पक्ष में तर्क, रासों में वर्णित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। क्या लिखा जा रहा है कि रासों में वर्णित घटनाएं और नाम जो है वो इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इसमें परमार, चालुक्य, क्षत्रिय, अग्निवंशी माना है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है पृथ्वीराज रासों की वो यही होती है कि अग्निकुंड से जो है, अग्निकुंड से परमारों का, चालुक्य का, क्षत्रिय जो, ठीक है ना, ये सारे अग्निवंशी माने गए हैं कि अग्निकुंड से इनका जो है जन्म होता है। जबकि वे क्या है, प्रमाणिकता ये है कि वो सभी के सभी सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयोगिता स्वयंवर जैसी घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। कि पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना मतलब अनंगपाल का गोद लेना,
ऐसी इतिहास से जो घटनाएं हैं वो मेल नहीं खाती है। ये अप्रमाणिकता के पक्षधर हैं। पृथ्वीराज की मां का नाम रासो में क्या बताया गया, मैं बताकर गया था, कमला बताया गया है। जबकि 1875 में पृथ्वीराज विजय के आधार पर उनकी मां का नाम कर्पूरी था। ठीक है ना, पृथ्वीराज की मां का नाम जो था वो कर्पूरी था। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। किसकी रचना है? ये जयानक की रचना है। और पृथ्वीराज विजय किस में है? संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत की रचना है। ठीक है ना, ये किसकी है? संस्कृत की रचना है। और ये किसको मिला था? वुल्लर को, डॉक्टर वुल्लर को कश्मीर में मिला था। कहाँ मिला था? डॉक्टर वुल्लर को पृथ्वीराज विजय जो है कश्मीर में मिला था। आपको बता दूं कि पृथ्वीराज जो रासो है उसका प्रकाशन चल रहा था, संस्था का नाम नहीं आ रहा, गया जाएगा, उस संस्था से प्रकाशन चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो ये वुल्लर है ये कश्मीर में गए हुए थे, वहाँ उनको पृथ्वीराज विजय मिल गया। अब उसकी जो घटनाएं हैं उनको देखा तो वो इतिहास से मेल खा रही थी, लेकिन पृथ्वीराज जो चंद्रप्रदायी है उसकी घटनाएं जो है इतिहास से मेल नहीं खा रही थी पृथ्वीराज रासो की। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि उन्होंने उसका जो प्रकाशन है वो रोक दिया था। जैसे बिसलदेव रासो की बात करें तो बिसलदेव रासो का जो रचनाकार है वो नरपति नाले को माना गया है। किसको माना गया है? नरपति नाले को माना गया है। नाले को माना गया, लेकिन उसकी जो घटनाएं वगैरह हैं वो उस तरह से प्रमाणिक नहीं है। जैसे क्या है कि ललित विग्रह नाटक, वहां एक ललित विग्रह नाटक नाम की रचना मिलती है। रचनाकार का दिमाग से निकल रहा है नाम मेरे, ठीक है ना। तो ललित विग्रह नाटक मिल जाता है। जैसे इसके अंदर कौन सा मिला है? पृथ्वीराज विजय मिला है। वैसे ही वहां, जैसे वहां ललित विग्रह मिलता है वैसे ही यहाँ पृथ्वीराज विजय मिल जाता है। पृथ्वीराज विजय जो है वास्तविक है, प्रमाणिक नजर आता है। वो वैसे ही वहां ललित विग्रह नाटक था जो क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक दूसरे से मेल खाते हुए जो उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो आपने जरूर रखना है। इससे क्या है कि एक के साथ दूसरी बातें आपको याद हो जाती है। और कौन कौन सी बातें हैं देख लेते हैं। पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ। पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो गलत है। पृथ्वीराज के द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है। रासो में कितने? पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन भी इतिहास से मेल नहीं खाता है। पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास से मेल नहीं खाती है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज चौहान के हाथों मोहम्मद गोरी मारा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इतिहास में ऐसा नहीं पढ़ते हैं। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज रासो की दी गई तिथियां और इतिहास की तिथियों में 90 से 100 वर्षों का अंतर है। पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां दी गई है उसमें 90 से लेकर 100 वर्षों का अंतर है। लेकिन इसको तो बाद में किसने कर दिया था? इसको तो बाद में किसने? जो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे है। कौन प्यारे बच्चों? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आनंद संवत की कल्पना की थी, जिसके अनुसार क्या है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की सभी घटनाएं प्रमाणिक हो जाती हैं या सही हो जाती है। अब ये आनंद संवत क्या था? मैं पहले आनंद संवत पढ़ता था, फिर मैंने शुक्ल में पढ़ा अचानक, हालांकि पढ़ते तो रहते हैं लेकिन अचानक वो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है, तो मैं आनंद ही पढ़ता रहा, क्योंकि शुक्ल से जो मेरे पुराने नोट्स बनाए हुए थे उनके अंदर आनंद से आनंद हो गया था। आनंद पढ़ता रहा, फिर मैंने आनंद को पढ़ा तो आनंद का अर्थ पता चला। लेकिन चलते फिर अभी आपको पढ़ाने से पहले मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा,
और मैंने सोचा, उससे पहले मैंने ये सोचा कि मैं आनंद पढ़ रहा था जो गलत पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ा तो उसमें फिर वही आनंद संवत लिखा हुआ था, लेकिन ये आनंद संवत नहीं है। अगर आप भी आनंद पढ़ रहे हैं तो ये आनंद संवत है। आनंद संवत से तात्पर्य है कि जो राजपूतों के जो भाट थे, राजपूतों का जिन्होंने इतिहास लिखा था, उन्होंने क्या किया कि राजपूतों के काल से, क्षत्रियों के काल से नंद का जो काल था वो निकाल दिया था। नंद जो है वो शूद्र था, नंद जो राजा था वो शूद्र था। जो हम संवत की बात करते हैं तो संवत जो चलता है उस पूरे संवत में राजाओं का जो क्षत्रियों का काल या राजपूतों का काल रहता है, राज रहता है, लेकिन बीच में नंद जो है वो राजा बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, नंद का जो काल है वो निकाल दिया। ए नंद, ए का मतलब होता है 0 और नंद का मतलब होता है 9, अर्थात 9 और 0 90। इस तरह से यही परिभाषा जो है, यही जो समीकरण है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिए गए हैं। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार राजपूतों के जो भाट थे उन्होंने क्या किया कि ए नंद अर्थात बिना नंद के, ठीक है ना, संवत जो लिखा वो बिना नंद के, उनके कहने का मतलब था कि बिना नंद के, अर्थात नंद का काल हमने इसमें से काट दिया है। तो उन्होंने जो युद्ध है, जिसको पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध है 1191 में 1192 में, दूसरा विश्व युद्ध जो तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ, वो 1192 में होता है। लेकिन अगर वो 90-91 वर्ष हम निकाल देते हैं तो वो पृथ्वीराज रासो में कितना माना गया हुआ है, 1101 माना गया है। अगर वो 91 मान लेते हैं, ठीक है ना, 91 जोड़ लेते हैं तो वो पूरा 1192 ईस्वी हो जाता है। तो अतः 90-91 वर्ष मान लेने से वो सही हो जाती है, ऐसा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कहते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और श्याम सुंदर दास ने ही इसका संपादन किया था। पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया था, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इसका संपादन किया था। किसने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया था। जानक कृत पृथ्वीराज विजय में चंद्रप्रदायी का कहीं उल्लेख नहीं है। एक बात और है कि जानक कृत जो पृथ्वीराज विजय है उसमें चंद्रप्रदायी का कहीं उल्लेख नहीं है। एक बंदीजन नाम के भाट का जरूर उल्लेख है, बाकी चंद्रप्रदायी नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। और वैसे चंद्रप्रदायी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रप्रदायी के जो वंशज है नानूराम भाट नाम से, चंद्रप्रदायी को लेकर अकबर क्या नाम है, जो पृथ्वीराज थे उन्होंने नागौर बसाया था, और नागौर में उसके वंशज जो आज भी रहते हैं, नानूराम भाट जो है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा से शायद उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो आज भी उनकी मुलाकात हुई थी उनसे, ऐसा कुछ आगे अपने देख लेंगे। नानूराम भाट नाम से उनके वंशज जो है। प्रमाणिकता के पक्ष में तर्क। अब प्रमाणिकता के पक्ष में क्या तर्क दिए थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि रासो की जो लघुतम प्रति मिलती है उसमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं है, कि जो 1300 छंद मिले हैं वो उसमें किसी प्रकार के नहीं आता, पृथ्वीराज रासो सही है। अब क्या समस्या क्या है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, भाटों की कल्पना कहा है, ठीक है ना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको भट्ट बनत कहा है। तो कहने से तात्पर्य यह कि पहले जो भी लिखा गया था, ठीक है ना, वो आगे से आगे लिखा जाता रहा, मतलब उनके वंशज जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखते गए और उसकी जो प्रमाणिकता है वो संदिग्ध हो गई, ठीक है ना। घटनाओं में जो 90-100 वर्षों का अंतर मिलता है वह संवत की विभिन्नता के कारण है, ठीक है ना, 90-100 वर्षों का अंतर मिलता है वह संवत की विभिन्नता के कारण है। भी संवत में थोड़ा फेरबदल किया गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ए नंद जो समीकरण शुक्ल में बताई गई वही बता देता हूं। ए का तात्पर्य है 0 और नंद का अर्थ है 9, अर्थात 90 वर्ष। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार 90 वर्ष जो है वो जो नंद क्या था, शुद्र था, इसलिए उसका काल जो है इन्होंने निकाल दिया, और वो काल अगर वापस डाल देते हैं तो पूरा हो जाता है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की नहीं, आनंद संवत की कल्पना किया। बाकी आनंद भी करोगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आनंद लिख रखा है, ठीक है। यह सिद्ध कर दिया है कि इसके अनुसार तिथियां शुद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बेचारे बाद में जो प्रकाशित कर रहे हैं उन्होंने गड़बड़ कर दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो सही लिखा होगा। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर एक ऐतिहासिक काव्य रचना है, इसमें इतिहास सम्मत सत्य खोजना और न्याय मिलने पर अप्रमाणिक सिद्ध करना न्याय संगत नहीं है। रासो जो है इतिहास ग्रंथ न होकर एक ऐतिहासिक काव्य रचना है, उसमें इतिहास सम्मत सत्य खोजना और न्याय मिलने पर अप्रमाणिक करना
सिद्ध करना न्याय संगत नहीं है। ऐसा किसने कहा था? ठीक है ना, ये ऐसा कहा गया है। लेकिन इसके विरोध में जो ये बात कही गई कि रासो जो है वो एक काव्य रचना है, उसे इतिहास सम्मत सत्य ढूंढना उसमें और न्याय मिलने पर उसे अप्रमाणिक सिद्ध करना यह न्याय संगत नहीं है। लेकिन इसके पक्ष में जो है, इसके विपक्ष में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य रचना तो पृथ्वीराज विजय भी है। जयानक कृत जो 1875 में वुल्लर को कश्मीर में मिला था, तो काव्य रचना तो वो भी है। तो फिर उसमें इतिहास सम्मत मेल कैसे, इतिहास से उसकी जो बातें हैं वो इतिहास से मेल कैसे खाती हैं? हाँ, मानते हैं कि काव्य रचना में इतिहास से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी नहीं होती है, शुक्ल कहते हैं, लेकिन बिना किसी कारण के इतिहास की तिथियों में बदलाव भी तो नहीं किया जा सकता ना। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये पूर्णतः जो है जाली ग्रंथ है, ये भट्ट बढ़ंत है, ये पूर्णतः जाली ग्रंथ है, ऐसा वो इसके बारे में कहते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन फिर नगेंद्र कहते हैं, फिर शुक्ल का जवाब नगेंद्र अर्थात रामगोपाल शर्मा दिनेश देते हैं नगेंद्र के हिंदी साहित्यिक इतिहास में। वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि अगर तुम इस तरह की बात करोगे तो बीजक को देख लो, रामचरितमानस को देख लो, पद्मावत को देख लो, इन सभी में अगर इतिहास सम्मत इनमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो अप्रमाणिक सिद्ध होते हैं। इनके दोहे, इनके पद जो है दूसरी रचनाओं में बहुत से मिल जाते हैं, मतलब बहुत से लोगों की रचनाओं में इनके पद मिल जाते हैं, या इनकी रचनाओं में भी दूसरों के पद बहुत से मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर अप्रमाणिक सिद्ध करने लगोगे तो ये सारी रचनाएं ही अप्रमाणिक हो जाएगी। अतः पृथ्वीराज रासो जो है अप्रमाणिक नहीं है, वो पूर्णतः प्रमाणिक रचना है। तो जो रामगोपाल शर्मा दिनेश है वो भी उससे प्रमाणिक रचना मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि जिस तरह से विद्यापति की कीर्तिलता की रचना हुई थी भृंग भृंगी संवाद में, भृंग भृंगी संवाद में जिस प्रकार कीर्तिलता की रचना हुई थी, उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो की सुख सुखी संवाद में रचना हुई है। अर्थात जो जो पद सुख सुखी संवाद में है, प्रत्येक समय से पहले सुख सुखी का संवाद आता है। सुख और सुखी का अर्थात तोता और मैना का शायद वही होते होंगे, ठीक है ना, तो उनका एक संवाद आता है। अर्थात जिन जिन में ये संवाद है वो सही है। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। चलते हैं, जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देकर उसे जाली माना है, उनको बता दिया जाए कि चंद बरदाई लाहौर निवासी थे और उन दिनों लाहौर में मुसलमानों का प्रभाव था। बच्चन के अनुसार पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है ना, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? पृथ्वीराज रासो के बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार क्या है? पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो जो है एक राजनीतिक महाकाव्य है। फिर वो क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और नरोत्तम स्वामी जो है उन्होंने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। जो नरोत्तम स्वामी है उन्होंने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। अब बात करते हैं रासो की प्रमाणिकता की। रासो की प्रमाणिकता की बात करते हैं तो प्रमाणिकता में जो मत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं अभी आपको पढ़ा दूं, फिर मैं याद करवा दूंगा, ठीक है ना, ट्रिक के साथ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, मथुरा प्रसाद दीक्षित। इसके साथ साथ एक नाम हो जाता है 6 नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है ना, और 7 नंबर पर दशरथ शर्मा भी आ जाते हैं, ये लोग जो है। और 8 नंबर पर राम गोपाल शर्मा, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा, दिनेश भी आ जाते हैं। ये सभी जो है ये सभी रासों को प्रमाणिक मानते हैं। अब कैसे प्रमाणिक मानते हैं देखो, 1 नंबर पर कौन है? श्याम सुंदर दास। अब श्याम सुंदर दास और 2 नंबर पर कौन है? 3 नंबर पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अब ये दोनों क्यों प्रमाणिक मानते हैं? तो आपको एक बात तो हमेशा याद रहनी चाहिए
कि जब आप कोई रचना पढ़ रहे हो और आपको उसके संपादक का नाम नहीं पता है तो फिर आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है ना। आप कबीर ग्रंथावली के दोहे पढ़ रहे हो, कबीर ग्रंथावली की भूमिका पढ़ रहे हो, कबीर ग्रंथावली के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो, और अगर कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास का नाम ही आपको याद नहीं तो फिर क्या याद है। तो कहने से तात्पर्य है कि पृथ्वीराज रासो का जो संपादन है वो श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने किया था। अब जब उन्होंने संपादन किया है, 16,306 पदों का संपादन किया है, नागरिक प्रचारणी सभा से उसको प्रकाशित करवाया गया है, तो ये तो प्रमाणिक मान ही नहीं रहे होंगे ना, मान ही रहे होंगे। तो दो बंदे पक्के हो गए प्रमाणिक वाले। अब एक नाम आता है कर्नल टोड का। अब कर्नल टोड को याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों याद करोगे। आपको एक तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो याद रखना चाहिए। वो क्या याद रखना चाहिए, कर्नल टोड ने पृथ्वीराज रासो से प्रभावित होकर इसके 30,000 पदों का अनुवाद करवाया था। कितने पदों का, 30,000, थोड़े नहीं होते हैं, 30,000 पदों का अनुवाद किया था या करवाया था। कितने पदों का, 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था कर्नल टोड ने इसकी। ठीक है ना। तो 3 हो गए ना प्रमाणिक मानने वाले। ये तो प्रमाणिक मानेंगे 100%। उधर दशरथ शर्मा है, इसके बारे में हम पढ़कर आए थे। वहां क्या पढ़कर आए थे दशरथ शर्मा के बारे में, कि सबसे छोटे वाला जो संस्करण है उसको इन्होंने प्रमाणित माना है, कि जिसमें कितने छंद थे, 1300 छंद थे जो खंडों में विभाजित नहीं है। कितने छंद थे जिसमें, 1300 छंद। दशरथ शर्मा के बारे में पढ़ के आए हैं तो हो गया। राम गोपाल शर्मा दिनेश नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हम जब पढ़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर आप बीजक को प्रमाणिक मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, पद्मावत को मानते हैं, तो इसको भी मानना पड़ेगा। ऐसा पूरा वाक्य आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये लोग जो हो गए। इसके अलावा आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो है मिश्र बंधु, इसको प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है ना, और एक मथुरा प्रसाद दीक्षित। मथुरा प्रसाद दीक्षित का नाम है जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 वाली किताब में दिया हुआ है, और कहीं मुझे नहीं मिला था। तो 2 ये मैं वाले हैं, मिश्र बंधु और मथुरा प्रसाद दीक्षित। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर ये याद न भी रहे तो मैं आपको अप्रमाणिक वालों की ट्रिक बता दूंगा कि मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने, मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने, ठीक है ना, मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने शुक्ल वर्मा को कविराज से अधिक अप्रमाणिक माना है। मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने, वो भी देख लेते हैं। पूरी ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूं। ये नगेंद्र के इतिहास में ये भी लिखा हुआ है, जॉर्ज ग्रिसन के अलावा तासी भी लिखा हुआ है। तासी भी रासो की प्रमाणिकता में संदेह नहीं करते थे, तो तासी भी एक आ जाता है। द्वितीय मत अप्रमाणिकता के मकसद, कविराज श्यामलदान, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुल्लर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये लोग जो है इसको अप्रमाणिक मानते हैं। इसमें से कुछ के तो मैं बारे में बता देना चाहता हूं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है, इन्होंने क्या कहा है, पृथ्वीराज रासो को भाटों की कल्पना कहा है और अनैतिहासिक ग्रंथ कहा है। क्या कहा है, भाटों की कल्पना कहा है, अनैतिहासिक ग्रंथ कहा है। तो ये तो मानेंगे अप्रमाणिक। रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने उसको जाली ग्रंथ कहा है। क्या कहा है, जाली ग्रंथ कहा है, और उसकी भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है। तो ये तो अप्रमाणिक मानेंगे। वुल्लर है, अब वुल्लर भाई साहब ने तो क्या किया था, वुल्लर भाई साहब ने तो इसका जो प्रकाशन चल रहा था वहां से, ठीक है ना, प्रकाशन चल रहा था इसका, विदेश में पता नहीं कौन सी जगह थी, वहां से प्रकाशन चल रहा था, इन्होंने कहकर रुकवा दिया था कि मुझे तो कश्मीर के अंदर ये पृथ्वीराज विजय मिल गया है 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इन्होंने तो अप्रमाणिक करना ही करना था। तो इस तरह से ये लोग जो थे अप्रमाणिक वाले थे। इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, वो मैं लिखवा देता हूं। इससे क्या होगा कि वो दूसरे आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा कि ये अप्रमाणिक मानते हैं, बाकी सारे प्रमाणिक वाले हैं। मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने कवि राजा
कविराज श्यामलदान। मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने कविराज श्यामलदान को शुक्ल वर्मा से अधिक अप्रामाणिक माना है। ठीक है ना। मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने कवि राजा श्यामलदान को शुक्ल वर्मा से अधिक अप्रामाणिक माना है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि मुंशी देवी प्रसाद, तो ये आ गए हमारे मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ये आ गए हमारे मुंशी देवी प्रसाद। एक मिनट, ये आ गए हमारे मुंशी देवी प्रसाद। फिर हम बात करते हैं वुल्लर की, तो ये आ गए वुल्लर। फिर हम कविराज श्यामलदान, तो ये आ गए कविराज श्यामलदान। शुक्ल से ये आ गए आचार्य शुक्ल, और वर्मा से ये आ गए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये सभी के सभी इसमें आगे हैं कि मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने कविराज श्यामलदान से शुक्ल वर्मा को अधिक अप्रामाणिक माना है। मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने कविराज श्यामलदान को शुक्ल वर्मा से अधिक अप्रामाणिक माना है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज और है कि आपने याद रखना है कि कर्नल, एक वुल्लर है और एक है कर्नल टोड, और एक है वुल्लर। इन दोनों को जब ये नाम आते हैं तो नाम देखकर हम घबरा जाते हैं कि यार ये कर्नल टोड प्रमाणिक मानता था कि नहीं मानता था, वुल्लर प्रमाणिक मानता था कि नहीं मानता था। हम ऐसे घबरा जाते हैं, घबरा कर फिर हमें लगता है कि कैसे याद करें, लेकिन नहीं। आप एक मिनट बहुत ज़्यादा होता है, बस एक सेकंड शांति से सोचिए कि कर्नल टोड ने क्या कहा था और वुल्लर ने क्या कहा था। जैसे ही आपको इनके कहने के बारे में याद आएगा तो आपको झट से याद आ जाएगा कि कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है। क्यों? क्योंकि कर्नल टोड ने इसके 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। तो जो बंदा 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाएगा किसी रचना को, तो क्या वो उसको अप्रमाणिक मानेगा? नहीं मानेगा। तो कर्नल टोड ने इसको क्या माना था? प्रामाणिक माना था। ठीक है ना। और वुल्लर भाई साहब को 1875 में क्या मिल गया था? पृथ्वीराज विजय मिल गया था कश्मीर में। पृथ्वीराज विजय, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय मिल गया था। इसलिए उसने क्या कहा कि ये अप्रमाणिक है, और उसने पृथ्वीराज रासो का जो प्रकाशन है वो रुका दिया था। अब ये दो मत है, एक प्रमाणिक मानने वालों का और एक है जो अप्रमाणिक मानने वालों का। ठीक है ना। एक प्रमाणिक मानने वालों का, एक अप्रमाणिक मानने वालों का, और तीसरा जो मत है वो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों का। अर्ध प्रमाणिक की हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी आते हैं और मुनिजिन विजय आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी आते हैं और मुनिजिन विजय आते हैं। ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में आते हैं। और एक जो चौथा मत है वो नरोत्तम स्वामी का है, जो इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। चौथा जो पद है वो है नरोत्तम स्वामी का, वो इसे क्या मानते हैं? वो इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है ना। ये है। अब हम बात करते हैं यहां कि एक है प्रामाणिक। ठीक है ना। प्रमाणिक मानने वाले कौन है? प्रमाणिक मानने वाले तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक नाम, मैं याद करवा देता हूं आपको कि श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, इन्होंने इसका संपादन किया था। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मोहनलाल विष्णुलाल
पांड्या। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कर्नल टोड। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कर्नल टोड आ जाते हैं। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड आ जाते हैं। 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं मिश्र बंधु। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित। मथुरा प्रसाद दीक्षित। बात करूं मैं 6 नंबर की, तो 6 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं राम गोपाल शर्मा। 7 नंबर पर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाते हैं दशरथ शर्मा। 8 नंबर पर बात करूं तो हमारे पास तासी भी आ जाते हैं। 9 नंबर पर बात करूं तो हमारे पास ग्रियर्सन भी आ जाते हैं। ये लोग प्रमाणिकता वाले हमारे पास आ जाते हैं, ये प्रमाणिकता वाले आ जाते हैं। फिर मैं बात करता हूं अप्रमाणिकता की। अप्रमाणिकता की, अप्रमाणिकता की हम बात करें अप्रमाणिकता। अप्रमाणिकता में हमारे पास कौन कौन आ जाते हैं? 1 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं आचार्य शुक्ल। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है ना। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं वुल्लर, ठीक है ना। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मुंशी देवी प्रसाद। फिर 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर 6 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कविराज श्यामलदान। ये अप्रमाणिक वाले आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्ध प्रमाणिक की। क्या है अर्ध प्रमाणिक? फिर हम बात करते हैं अर्ध प्रमाणिक की। तो अर्ध प्रमाणिक में हमारे पास कौन आ जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सुनीति कुमार चटर्जी। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मुनिजिन विजय। और एक चौथा मत और है। चौथा मत किसका है? चौथे मत की हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास चौथा मत और है हमारे पास। चौथे मत की हम बात करें तो वो है, चौथा मत हमारे पास ये है नरोत्तम दास। इन्होंने इसको क्या कहा है? इन्होंने इसको कहा है मुक्तक। मुक्तक कहा है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है इसके बारे में। ठीक है।
इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं कि कितने समय है, 69 समय है। और कौन है इसके रचनाकार, रचनाकार की बात करें, प्रमुख रूप से रचनाकार की बात करें तो कौन है इसके, पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई है। कौन है, चंद बरदाई है। 69 समय है। और प्रमुख रूप से हम बात करें तो 16,306 छंद आ जाते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नगेंद्र के अनुसार राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों कवि राजा मुरारीदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने रासों को अप्रमाणिक सिद्ध करने हेतु अनेक तर्क जुटाए हैं। तृतीय मत अर्ध प्रमाणिकता के पक्षधर है मुनिजिन विजय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है। चतुर्थ मत नरोत्तम स्वामी का है, रासो मुक्तक काव्य है। कर्नल टोड ने रासों की वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। कितने छंदों का, 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को कहा है भट्ट बनत, क्या कहा है, भट्ट बनत कहा है। आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज की भाषा के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं देख लीजिए। आचार्य शुक्ल जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में लिखते हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर ये पूरा पद है, देख लें आप। वैसे मेन जो चीज है वो भी निकाल देना चाहता हूं मैं। भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कविताओं की भाषा ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वह भाषा की बात करें तो वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा की बात हम करते हैं तो वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। भाषा की बात करते हैं किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार। शुक्ल भाषा क्या कहते हैं ये कि बिल्कुल बेठिकाने की। शुक्ल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी भाषा जो है वो बिल्कुल बेठिकाने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माना की रासो, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि माना की रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में, माना की रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता है। ज्ञानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। अब शुक्ल जी भैया पूरा कलडा हो गया, अब मानक होने नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ज्ञानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, जाली है, जाली है, जाली है, ठीक है ना। किसने कहा था, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किसने कहा था, देख लेते हैं किसने कहा है। यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा है शुक्ल, किसके बारे में, देखिए शुक्ल पृथ्वीराज रासो को किसने क्या कहा। बात करते हैं आचार्य शुक्ल की, किसकी बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, जाली ग्रंथ।
ठीक है ना, जाली ग्रंथ। इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, भट्ट बनत। बात करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, तो वो क्या कहते हैं इसे, वो कहते हैं भाटों की कल्पना, और साथ में वो कहते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ। ठीक है ना, वो इसे क्या कहते हैं, अनैतिहासिक ग्रंथ इसे कहते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ कहते हैं, भट्ट बनत भी कहते हैं, और इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्ल इसे प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं, लेकिन है तो प्रथम महाकाव्य, लेकिन है ये जाली। अब ऐसा शुक्ल जी डबल डबल बातें करते हैं जो समस्या हमारे बाहर है। ठीक है ना, चलते हैं आगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों में 2500 पृष्ठ है जो 69 समय में विभाजित है। यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं और यही बात यहाँ अपने द्विवेदी जी कह रहे हैं। सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है जो संभवतः रासों का मूल कथानक है। इसका जो सबसे बड़ा समय जो है वो कनवज युद्ध है। कनवज युद्ध जो है ये 62वां समय है। ठीक है ना, 62वां समय है। कनवज युद्ध जो है वो 62वां समय है जो रासों का मूल कथानक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि रासों के संपादक श्री मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे इतिहास सम्मत सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया है। हम भी देखते हैं बहुत प्रयास किया है। अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी क्या कह रहे हैं, गौर से सुन लेना भैया और गौर से पढ़ लेना कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विस्तार पूर्वक पृथ्वीराज रासों की अनैतिहासिकता सिद्ध की है। जो मैं कह चुका हूं, उपसंहार करते हुए उन्होंने इसी लेख में लिखा है कि इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासों बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, उसमें चौहानों, प्रतिहारों, सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के संबत और प्राय सभी घटनाएं तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर उक्त वृत्त काव्य की रचना की गई है। ठीक है ना, एक कहानी और क्या है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर, कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस वृत्त काव्य की रचना की गई है। ठीक है ना, सुनी सुनाई बातों के आधार पर इसे लिखा हुआ किसने माना है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है ना, क्या है? सुनी सुनाई बातों पर लिखा काव्य। सुनी सुनाई बातों पर लिखा काव्य किसने कहा है? इसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। यदि पृथ्वीराज रासों पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बड़ी अशुद्धियों का होना असंभव था। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ जो है प्राचीन नहीं दिखता। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। अब ये जो बात है इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये, कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या लिखते हैं कि भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन
नहीं दिखता। ठीक है, याद रख लेना। क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन नंबर पक्के हैं, नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ये एकदम सोच लो, दिमाग में उठा लो कि नंबर नहीं जाने दूंगा कहीं बीच कुछ हो जाए। क्लास लेट आ जाएगी लेकिन आएगी प्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, अब ये डॉक्टर नगेंद्र रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले कि पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर और बीजक, रामचरितमानस, सूरसागर और बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाए तो उनकी प्रमाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके बारे में तो कहा भी गया है। तुलसीदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी है, ठीक है ना, जो इन्होंने गीतावली लिखी है, गीतावली लिखी है, राम गीतावली संबंधित है, जो गीतावली लिखी है उस गीतावली में तो सिर्फ राम और श्याम का ही अंतर है, पर जो पद है वो वैसे के वैसे ही उठा लिए गए हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल भी लिखते हैं उसके बारे में। तो अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानना उचित है। तो कहने का मतलब यह कि रामगोपाल शर्मा दिनेश जो है वो इसे प्रमाणिक मानते हैं। यह काव्य पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पिंगल शैली में। पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार याद रख लेना, ठीक है ना, क्या लिखा गया है। रामगोपाल, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार रामगोपाल शर्मा दिनेश, वो क्या बता रहे हैं, किस में लिखा गया है? पिंगल शैली में, जिसमें क्या रहता है, एक बार पूरी बात देख लेते हैं, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण रहता है। पिंगल शैली क्या है? ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण रहता है। अलंकारों का चंद ने सहज प्रयोग किया है। शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसे उन्होंने छोड़ा हो। लगभग 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। यह महाकाव्य सभी दृष्टि से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। तो यह जो कथन है ये किसका है? डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का। किसका कथन है ये? डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का ये कथन है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का ये कथन है, यह महाकाव्य सभी दृष्टि से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। जिसे रामगोपाल शर्मा दिनेश ने पृथ्वीराज रासो को कहा है कि यह महाकाव्य सभी दृष्टि से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। ये ध्यान लगा लेना अच्छे से। चलते हैं आगे।
ये पृथ्वीराज रासो के कुछ पद आ गए हैं। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंतर मंत्र तिसी। अब आपने इन पदों में क्या ध्यान रखना है कि ये महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास है, वहां से संकलित किए गए हैं। तो ये कहीं से भी किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो बज्जिए घोर निशान याद रख लेना कि बज्जिए घोर निशान, मन हूं कला शशि भान, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। मन हूं कला शशि भान, मन हूं कला शशि भान, एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो क्या है, विक्रम साक आनंद, ये आनंद संवत वाला पद है। ये पद जो है किसको मिला था, ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को मिला था। मोहनलाल, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को यह पद मिला था। इसी के आधार पर उन्होंने कहा था एकादश से पंचदह विक्रम साख, ठीक है ना, विक्रम साख आनंद, कि विक्रम जो है, विक्रम संवत जो है उसमें से आनंद, बिना विक्रम संवत के एकादश से पंचदह, एकादश से पंचदह अर्थात 1115 ईस्वी, 1115 ईस्वी के अंदर एकादश से पंचदह है। ये 1015 है क्या, ये 1115 में, ठीक है ना। चलो छोड़ो यहां से, ये ऐसा कुछ सन है, आगे आ जाएगा। मैंने नोट तो किया था इसके बारे में, 1 मिनट में देख लेता हूं अगर मेरे दिमाग में आ जाता तो, क्योंकि सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। चलो कोई बात नहीं, जितना नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि एकादश विक्रम साक आनंद, विक्रम साक के आनंद, बिना आनंद के जो अपने अनानंद संवत की जो कल्पना की है वो यही इसी पद से की है। ये पद जो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को मिल गया था और इसी के आधार पर उन्होंने की थी। तिहि रिपुराज पुरन को भय पृथ्वीराज नरिंदे, मतलब इस दिन पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म जो है इसके अंदर दिखा रखा है, मुझे अच्छे से, मैंने लिखा तो था, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, कौन से संस्करण में लिख दिया। चलो आ जाएगा, आगे होगा तो, ठीक है ना। तो मेन चीज जो है वो यही आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि क्या है इस पद का क्या वैल्यू है। एकादश से पंचदय विक्रम जिस धर्म सुत, प्रत्यय साख प्रविराज को लदे विप्र गुणगुत। एक ये भी एकादश से पंचदय है, एकादश से पंचदय, ये जो पद है पहली जो 2-3 शब्द होते हैं वो याद आप रख लेना, थोड़ा दिमाग में ज्यादा मत पढ़ना। ये ऑफर है, देख लेना भैया, कोई समस्या नहीं है। तन्य चंद्र राजस्य चंद्रमा, ये याद रख लेना, तन्य चंद्र। ये जहां तक मुझे याद है ये जो पद है ये पृथ्वीराज विजय का है, ठीक है ना। हिंदुवान भान उत्तम सुदेश और पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी, ये सारे देख लेना। खुरासन वाला, खुरासन मुल्तान खुरसान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुरासन मुल्तान खंदार मीरा, ये सारे ध्यान रख लेना। पहले पद जो है हिंदुवान भान, हिंदुवान भान मतलब हिंदू के जो सूर्य थे, ठीक है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, ये पहली पंक्तियां हैं, थोड़ा याद रख लेना। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आरंभ किया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने इस ग्रंथ किसका, पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया था। कुछ थोड़ा सा अंश प्रकाशित भी हो चुका था,
किंतु इसी समय डॉक्टर वुलर को पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य, पृथ्वीराज विजय कौन था, किसका लिखा हुआ था, जयानक का। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। ठीक है ना। कब मिला था, 1875 ईस्वी में। किसको मिला था, वुलर को। ठीक है ना। हाथ लगी उस पुस्तक की परीक्षा करने के बाद डॉक्टर वुलर ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वीराज विजय इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है और पृथ्वीराज रासो अत्यंत अप्रमाणिक, क्योंकि पृथ्वीराजकालीन अभिलेखों से पृथ्वीराज विजय में वर्णित घटनाओं तो मिल जाती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाएं नहीं मिलती। उनका यत्र सोसाइटी, उनका पत्र सोसाइटी के प्रेसिडिंग्स में छापा गया और पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बंद कर दिया गया। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बंद करवाने वाले कौन थे, वुलर थे, और वो इसको अप्रमाणिक मानते थे कि मुंशी देवी प्रसाद वुलर ने ओझा शुक्ल वर्मा को, ठीक है ना, मुंशी देवी प्रसाद वुलर ने ओझा शुक्ल वर्मा को कविराज श्यामलदान से अधिक अप्रमाणिक माना है। ये जो है अपने पहले पढ़ चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीराज विजय में चंद्रप्रदायी नामक किसी कवि का नाम नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में कि जो पृथ्वीराज विजय जो रचना है उसमें चंद्रप्रदायी नामक किसी कवि का नाम नहीं आता है। एक जगह चंद्रराज कवि का उल्लेख अवश्य है, पर उसे कुछ विद्वानों ने कश्मीरी कवि चंद्रक से अभिन्न माना है। अर्थात कहने से तात्पर्य है कि उसे जो चंद्रराज नाम आया है उसे उन्होंने कश्मीर का चंद्रक ही माना है। कश्मीर में चंद्रक नाम के कवि थे और उन्हें माना है कि उसका नाम लिया, बाकी चंद्रप्रदायी नाम कोई नहीं आया है। पृथ्वीराज हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वीर रस की प्रधानता होने के कारण चंद ने छप्पे छंदों का अधिक प्रयोग किया था। इस दृष्टि से विचार करने पर पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित प्रसंग प्रमाणिक जान पड़ते हैं। छप्पे छंदों का अधिक प्रयोग किया था, छप्पे छंदों की दृष्टि से ये जो प्रसंग है ये प्रमाणिक जान पड़ते हैं। एक तो आरंभिक अंश जो है वो प्रमाणिक लगता है, किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। दूसरा इच्छिनी विवाह जो है वो भी प्रमाणिक है। शशिव्रता का गंधर्व विवाह है वो भी प्रमाणिक है। तोमर पहाड़ का शाहबुद्दीन को पकड़ना, ठीक है ना, यह भी प्रमाणिक लगता है। संयोगिता का जन्म विवाह है तथा बंदिनी और संयोगिता की प्रतिद्वंदिता और समझौता, ठीक है ना, यह भी जो है प्रमाणिक नजर आता है। ठीक है। यह इच्छिनी है, इच्छिनी, ये जो इच्छिनी का विवाह हुआ था ना, विवाद में इच्छिनी और संयोगिता जो है वो प्रतिद्वंदिता रखती है और बाद में समझौता हो जाता है। भी दोनों से विवाह कर लिया तो दोनों आपस में लड़ती रहती है। इसका जो विवरण भी है वो पृथ्वीराज रासो में मिला गया। इसके बारे में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये जो प्रसंग है ये प्रमाणिक है, याद रख लेना। भी एक तो आरंभिक अंश है, एक इच्छिनी का हो गया, एक संयोगिता का हो गया, एक शशिव्रता का हो गया। तीन तो ये महिलाओं के ही हो गए, इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता, तीन तो यही हो गए। और एक आरंभिक अंश हो गया, चार, और एक बस तोमर पहाड़ का शाहबुद्दीन को पकड़ने वाला है, बस। तो आसानी से याद रख जाएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके कौन कौन से प्रसंग प्रमाणित माने। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले। अब ऐसा पूछा जाता है कि जो नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुआ था संस्करण, उसको प्रमाणिक मानने वाले कौन थे? तो एक तो श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाड, प्रमुख रूप से इनके ही नाम आते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण। अब कौन सा था इसके बारे में मैं लिखवा कर गया हूं कि नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुआ था वो उसमें कितने छंद थे?
कब हुआ था वो प्रकाशित? 1500, पुनः फिर याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जो संस्करण प्रकाशित हुआ था वो कौन सा संस्करण था? वो संस्करण था प्रथम संस्करण। कौन सा संस्करण था? प्रथम संस्करण था। कब हुआ था? 1585 ईस्वी में। कब हुआ था? 1585 में। कितने छंद थे? 16,306 छंद थे। कितने छंद थे? 16,306 छंद। कितने समय थे? 69 समय। कितने समय थे? 69 समय था उसके अंदर। और जो थे समय और इसके साथ साथ अध्याय जो किसमें थे? समय और प्रस्ताव दोनों में थे। किसमें? समय और प्रस्ताव दोनों में थे। वर्तमान में वह कहाँ सुरक्षित है? तो वह उदयपुर में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? उदयपुर में वो सुरक्षित है और उसको प्रमाणिक मानने वाले ये लोग हैं। पृथ्वीराज रासो में 2 रस प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो में 2 रस जो है वो प्रमुख है। एक श्रृंगार है और दूसरा वीर है। एक श्रृंगार है और दूसरा वीर है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश क्या लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन। यह पूरी कहानी बताई गई है कि पृथ्वीराज रासो में क्या है। पृथ्वीराज रासो में क्या है? तो आबू में यज्ञ कुंड होता है और वहां से 4 क्षत्रिय कुलों का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? और फिर वो जो चौहान है, चौहानों के अजमेर राजस्थान से लेकर पूरे चौहानों के बारे में वंशावली बताई गई है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पर ये जो है पूरा का पूरा जो पृथ्वीराज रासो है वो समाप्त हो जाता है। ये कहानी इसके अंदर बताई गई है। आनंद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या 90 वर्ष मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 91 वर्ष माना है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद का अर्थ 90 वर्ष माना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 91 वर्ष माना है। मिश्र बंधुओं ने इसे 80 वर्ष ही माना है। नामवर सिंह हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा है। नामवर सिंह ने चंद को छंदों का राजा कहा है। चंद को छंदों का राजा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद्रप्रदायी को छप्या का राजा कहा है। नामवर सिंह ने तो छंदों का राजा कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छप्या का राजा कहा है। और छप्या के आधार पर ही उन्होंने कहा है कि इनके कुछ प्रसंग जो है वो प्रमाणिक नजर आते हैं। वो प्रसंग कौन कौन से हैं? तो वो प्रसंग है आरंभिक अंश। पहले तो क्या आता है? आरंभिक अंश आता है। फिर इच्छिनी विवाह, फिर शशिवर्ता विवाह, फिर संयोगिता विवाह। ठीक है ना? और फिर उसको पकड़े जाने वाला जो किस्सा है वो कौन है? ठीक है ना? ये जो 5 है ये वाले जो है साबुद्दीन को पकड़े जाने वाला ये 5 जो है ये क्या माने गए हैं? प्रमाणिक माने गए हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख छंद की बात करें, पृथ्वीराज रासो के अगर प्रमुख छंद की बात करें तो छप्या छंद है, छप्या छंद है, सर्व प्रधान। ठीक है ना? 17वीं शती से पूर्व इसे कवित्त कहते थे। ठीक है ना? पहला जो है छप्या का है, दूसरा स्थान जो है वो दूहा है। ठीक है ना? और तीसरा स्थान जो है वो पदरी अर्थात पदरिया छंद जो बोलते हैं। ठीक है ना? तो वो है पदरी का है। ठीक है ना? पदरिया छंद का। ठीक, जिसमें 16 मात्रा अपभ्रंश का छंद है ये, जिसमें 16 मात्राएं होती है, 4 चौकल होते हैं और अंत में जगण होता है। उसके अलावा गाहा छंद है, आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद। ये देख लेना, शाब्दिक त्रुटि है थोड़ी। आर्या छंद है। फिर अरिल छंद है, फिर नाराय छंद है, फिर त्रोटक है, फिर भुजंगी है और फिर ताटक है। ये साटक नहीं है, ये ताटक है। ठीक है ना? और ये कौन सा हो सकता है? नाराय।
नाराय है, ठीक है ना, याद रख लेना। छप्य है एक नंबर पर, पहले तो ये 3 दिया, छप्य है, दुआ है और पदरी है, ये 3 जो है प्रमुख छंद माने गए हैं। उसके अलावा गाहा है, अरिल है, त्रोटक है, त्रोटक, तोमर, अरिल और पदगड़िया, ये तो हम वैसे ही मानते हैं आदिकाल के प्रमुख जो छंद है, दोहा, चौपाई, त्रोटक, तोमर, उरिल और पदगड़िया, ठीक है ना। दोहा तो तोटक, तोमर, उरिल और पदगड़िया, ठीक है ना, ये जो छंद है ये प्रमुख माने जाते हैं। और वैसे इसकी बात करें तो छप्य है, दुआ है और पदरी छंद जो है प्रमुख रूप से। पृथ्वी रासों का सबसे बड़ा समय जो 61वां है, ठीक है ना। ये शिखर सम्मेलन कैसे कर दिया, ठीक है ना। 61वां कनवज की लड़ाई, कनवज की लड़ाई जो है वो सबसे बड़ा है। रासों का केंद्रीय विषय यही है, कनवज जो है वो केंद्रीय विषय है। कनवज युद्ध क्या है, पृथ्वीराज का छद्म वेश में चंद व 100 सामंतों सहित कन्नौज जाना। कनवज युद्ध क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा समय जो कनवज युद्ध है, और मैं शायद 62वां कह गया था, ये 61वां समय है। कौन सा है ये, 61वां समय है। इसके अंदर क्या होता है कि पृथ्वीराज का छद्म वेश में कहाँ जाना, चंद व 100 सामंतों सहित, ठीक है ना, चंद अपने आप को साथ में रखता था, कन्नौज जाना, संयोगिता का हरण करना, जयचंद से युद्ध करना, 64 सामंतों का खेत मतलब उनको शहीद हो जाना, पृथ्वीराज का दिल्ली पहुंचना, और 62वां समय जो है वो पृथ्वीराज, अच्छा ये है 62वां समय जो है वो पृथ्वीराज संयोगिता का जो है विवाह है, ठीक है ना, संयोग, पृथ्वीराज संयोगिता के संयोग का वर्णन है 62वें समय में। और 61वें समय में जो है कन्वज युद्ध की, कन्वज मतलब कन्नौज की लड़ाई है, और कन्नौज का राजा कौन था, जयचंद था, ठीक है ना। और जो संयोगिता थी ये जयचंद की बेटी थी। पृथ्वीराज रासों के बारे में किसने क्या क्या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य, महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। वृद्ध महाभारत किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। स्वाभाविक विकसनशील महाकाव्य, स्वाभाविक विकसनशील महाकाव्य किसने कहा है, गुलाब राय ने। विशाल काव्य ग्रंथ श्याम सुंदर दास ने, और विशाल वीर काव्य श्याम सुंदर दास ने। विशाल काव्य ग्रंथ और विशाल वीर काव्य किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। या राजनीतिक महाकाव्यात्मक रचना, ठीक है ना, तो किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। वृद्ध महाभारत दशरथ शर्मा ने, याद रख लेना। और महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने अर्थात रामगोपाल शर्मा दिनेश ने। महाकाव्य की भव्यता और दृश्य काव्य की सजीवता की रचना मोतीलाल मिनारिया। घटनाकोश नगेंद्र ने, घटनाकोश किसने कहा है, नगेंद्र ने कहा है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। घटनाकोश मुक्तक रचना किसने कहा है, नरोत्तम स्वामी ने। ऐतिहासिक ग्रंथ किसने कहा है, कर्नल टोड ने। सुख सुखी संवाद किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लीला काव्य का उत्तम निदर्शन किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लीला काव्य का उत्तम निदर्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कथानक रूढ़ियों का कोश नामवर सिंह ने। कथानक रूढ़ियों का कोश किसने कहा है, नामवर सिंह ने, ठीक है ना। सुख सुखी संवाद किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और लीला काव्य का उत्तम निदर्शन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। मुक्त काव्य हम देख चुके हैं, किसने कहा है, नरोत्तम स्वामी ने कहा है, ठीक है। घटनाकोश किसने कहा है, नगेंद्र ने कहा है। रोमांचक आख्यान नित्यानंद तिवारी ने। अनैतिहासिक ग्रंथ गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। क्या अनैतिहासिक ग्रंथ, क्या कहा है, अनैतिहासिक ग्रंथ किसने कहा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, इसे बाटों की कल्पना भी कहा है। क्या कहा है, बाटों की कल्पना भी इन्होंने कहा है। युगीन विश्व इतिहास, युगीन विश्व इतिहास किसने कहा है, कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने और क्या कहा था, ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ भी कहा था। हिंदी का पहला काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी का पहला काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
और हिंदी का पहला काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिमाग लगा लेना। 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र, 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र किसने कहा है? गारसा दत्तासी ने कहा है। छप्यों का ही काव्य शिवशेष सरोज ने कहा है, मतलब शिवशेष सेंगर ने कहा है, शिवशेष सरोज में कहा गया छप्यों का ही काव्य। भट्ट भणत किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। जाली ग्रंथ किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। भाटों की कल्पना किसने कहा है? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। ये 23 नाम आ गए आपके सामने, ठीक है ना, ये 23 नाम आपके सामने आए हैं। फिर मैं कुछ चीजें ठीक है। तो ये था हमारा पृथ्वीराज रासो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका सारांश भी मैं लेकर आऊँगा साथ साथ में, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड में अपना रिवाइज हो जाएगा। क्या था कि पृथ्वीराज रासो जिसके अंदर 69 समय है और रचनाकार इसके चंद्रप्रदय। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसके अंदर 69 समय है, 16,306 छंद माने जाते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। पहला जो संस्करण है वो 1585 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। पहला संस्करण जो है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1585 ईस्वी में। कितने छंद थे उसमें? 16,306 छंद थे, 69 समय थे। सुरक्षित कहाँ है? उदयपुर में वो सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? उदयपुर में, मतलब संरक्षित है। और प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। अध्याय जो है वो समय में भी है और प्रस्ताव में भी है। दूसरा जो संस्करण था वो 17वीं शती का है, जिसमें 7,000 छंद है, जो बीकानेर अबोर में सुरक्षित है, जो अप्रकाशित है और जिसके अध्याय जो है वो प्रस्ताव में है। तीसरा जो संस्करण है उसमें 3500 छंद है, 19 खंड है, बीकानेर में है, सुरक्षित है और खंडों में विभाजित है। चौथा जो संस्करण है इसमें 1300 छंद है, ठीक है ना, और दशरथ शर्मा ने इसे ही प्रमाणिक माना है और ये खंडों में विभाजित नहीं है। प्रमाणिक और अप्रमाणिक की बात करें तो प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, कर्नल टोड है, मिश्र बंधु है, मथुरा प्रसाद दीक्षित है, राम गोपाल शर्मा दिनेश है, दशरथ शर्मा तासी है, ग्रियर्सन है। ये सभी इसको प्रमाणिक मानने वाले हैं। बात करें अप्रमाणिक की तो आचार्य शुक्ल है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, वुलर है, मुंशी देवी प्रसाद है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, कविराज श्यामलदान है। अर्ध प्रमाणिक की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सुनीति कुमार चटर्जी है, मुनिजन विजय है और नरोत्तम दास है, जिन्होंने मुक्तक काव्य का है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में रामगोपाल शर्मा दिनेश ने क्या 4 मत बताए हैं? प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर 4 मत दिए हैं। पहले मत में वो प्रमाणिक मानने वालों को लेते हैं, दूसरे मत में वो अप्रमाणिक मानने वालों को लेते हैं, तीसरे मत में वो किसको लेते हैं? तीसरे मत में अर्ध प्रमाणिक मानने वालों को लेते हैं और चौथे मत में वो केवल नरोत्तम स्वामी को लेते हैं, जो क्या है इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा जो है बिल्कुल बेठिकाने की कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है। हम डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश की बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो वो इसकी शैली को जो पिंगल शैली मानते हैं। पिंगल शैली से तात्पर्य ये है कि ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण रहता है, ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण रहता है। तो इस प्रकार की पिंगल शैली में ये था और प्रमुख रूप से इसकी भाषा हम ब्रज भाषा ही मान सकते हैं डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो कहते हैं कि अगर हम समय की बात करें तो इसकी भाषा जो है वो प्राचीन नहीं दिखती है, मतलब उस समय की इसकी भाषा जो है वो नज़र नहीं आती है, आजकल की भाषा इसकी नज़र आती है, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। अगर हम गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो वो इसे क्या कहते हैं? अनैतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, वो इसे भाटों की कल्पना कहते हैं, वो इसे अनैतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, वो इसे भाटों की कल्पना कहते हैं। आचार्य शुक्ल की बात करें तो वो इसे प्रथम महाकाव्य कहते हैं, वो इसे प्रथम महाकाव्य कहते हैं, वो इसे जाली ग्रंथ कहते हैं।
और वो इसे भट्ट बनत भी कहते हैं। हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास की, तो वो इसे विशाल काव्य कहते हैं, वो विशाल वीर काव्य भी बात करते हैं इसके, श्याम सुंदर दास जो है पृथ्वीराज रसो को। हम बात करते हैं नगेंद्र की, तो वो इसे घटनाकोश कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इसे घटनाकोश कहते हैं। हम बात करते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की, तो वो इसे क्या कहते हैं, प्रथम काव्य कहते हैं, हिंदी का प्रथम काव्य कहते हैं। हम दशरथ शर्मा की बात करते हैं तो भी वो इसे महाभारत कहते हैं, महाभारत के समान काव्य कहते हैं, दशरथ शर्मा की हम बात करते हैं। तो इस तरह से जो नरोत्तम स्वामी की बात करते हैं तो वो इसे मुक्तक रचना मानते हैं। तो अलग अलग साहित्यकारों ने इसे बहुत से नाम माने, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं न कहीं पृथ्वीराज रासो जी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके संस्करण है और इसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता है, कहीं न कहीं आपको वो दिमाग में बैठी होगी। ट्रिक की बात करूँ कि मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने ओजस शुक्ल वर्मा को, मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने ओजस शुक्ल वर्मा को कविराज श्यामलदान से अधिक अप्रमाणिक माना है, और उनकी जो संदर्भ है वो सारे मैंने दे दिए हैं। और अगर क्लास पसंद आए तो शेयर अवश्य करना, कमेंट अवश्य करना, याद हुआ नहीं हुआ। और इसकी ये भी PDF आपको मिलेगी, और आप संकुल मार्गदर्शन जो अपना है ये संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, 63,771,24,802 नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। इसी संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको, इसकी एक पृष्ठ की जो PDF है, एक पृष्ठ की, इसको एक पृष्ठ में मैंने तैयार किया है, ये एक पृष्ठ मैंने तैयार किया है, वैसे अभी 2 पृष्ठ है लेकिन इसको मैं एक पृष्ठ पर तैयार कर लूँगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मैटर मैंने एक पृष्ठ पर तैयार किया है। तो इस एक पृष्ठ को आचार्य शुक्ल ने इसे बाटों का वागजाल भी कहा है, आचार्य शुक्ल ने इसे बाटों का वागजाल भी कहा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक ही पृष्ठ पर आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, ये PPT भी वहीं मिल जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट अवश्य कर देना, शेयर भी कर देना पसंद आए तो, और इसी तरह से क्लासें लगातार आती रहेंगी। अब सिर्फ नाम मात्र के रासो रहे हैं, उसके बाद लौकिक काव्य, गद्य साहित्य दोनों एक ही क्लास में सल्ट जाएंगे। उसके बाद भक्ति काल है, हम हैं और आप हैं, फिर छक्के छुड़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत।